हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चलिए आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन? बोर्ड एग्जामिनेशन आपसे फैब 15 से स्टार्ट होने वाले हैं। सो आज 26 जनवरी हो गई। आप काफ़ी कम दिन रह गए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो अपनी प्रिपरेशन को और थोड़ा बेहतर बनाइए और स्ट्रॉन्ग करिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जो मिडल ऑफ द चैप्टर के क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। लिखिए, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो 80 मार्क्स हैं क्लास 10 के लिए, वो आपको कवर अप करने हैं। स्कूल से जो 20 मार्क्स मिलते हैं वो इंटरनल रहते हैं, वो आपके पूरे साल भर की परफॉर्मेंस और आपका जो वाइवा जो आपका प्रैक्टिकल हुआ होगा उससे आपको 20 में से मार्क्स दिए जाएंगे। रिटर्न के एग्जाम काफ़ी मायने रखते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी परसेंटेज के लिए, आगे के लिए। ठीक है। सो अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में। अगर आप लोग रिलेट नहीं करते हैं 10th से, तो किसी ना किसी के साथ में शेयर करिए जो क्लास 10th को रिलेट करता हो या जो क्लास 10th में अपीयर होने वाला हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिससे उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे लिखना है उनको, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। सो ये जो वीडियो होने वाली है पार्ट सेकंड होने वाला है। जो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने क्लास 10th के एमसीक्यू को डिस्कस किया था, सेक्शन ए को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक का, उसको डिस्कस करूँगा सैम्पल पेपर के। और आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा वो जो प्रीवियस वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर के उसको देखिए, एमसीक्यू समझिए, इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंटेंट को और एक्सप्लेन किया है। चलिए अब ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेता हूँ और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्टिव में आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पहले और उसके बाद उसका आंसर क्या बन सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज दैट वेट अ मिनट दैट लीड टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट। ठीक, तो आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बताना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से इवेंट हमें चेंजेस हमें प्लांट में देखने को मिलते हैं, वो चीज़ें। ठीक है, दैट लीड टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट, जो आगे लीड क्या करता है, फ्रूट फॉर्मेशन को लीड करता है। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो प्लांट में आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, क्वेश्चन आता है। पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहाँ से, एक फ्लावर के उसके एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, या उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो पॉलिनेशन के बाद में जो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। ये पॉलन ग्रेन है, तो ये पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा। कहाँ को जाएगा ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब रहेगी, ये कहाँ को जाएगा, ये जाएगा ओवरी की तरफ को। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, फीमेल गैमेट है, तो ये यहाँ तक जाता है। और एक पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। ठीक है, और एक होता है वेजिटेटिव सेल्स। ओके, तो ये वेजिटेटिव सेल पहले जाता है, फिर उसके बाद 2 मेल गैमेट रहते हैं। एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक्सेल को, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है सेंट्रल पोलर न्यूक्लियर को। ठीक है, जिसको हम इसमें सीक्वेंशनल इवेंट होते हैं। पहला होता है सिंगेमी, मतलब मेल गैमेट का फ्यूजन एक्सेल के साथ में, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम सिंगेमी बोलते हैं। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ में, ये जाता है सेंट्रल पोलर न्यूक्लियर को फ्यूज करता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और सिंगेमी देन उसके बाद में ट्रिपल फ्यूजन, और इन दोनों फ्यूजन को, इन दोनों फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये काफी डिटेल में हो गया, लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में, कि जो चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, जो चेंजेस आते हैं मतलब फ्यूजन के बाद में, जो भी मैंने बोला ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है, उसके बाद में क्या क्या चेंजेस आएंगे फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जो ओवरी होता है, ओवरी आउटर मोस्ट कवरिंग है जो फ्रूट बनाएगा, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल है। सो ओव्यूल में जो ओव्यूल की जो कोटिंग होती है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सीड में। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू द सीड, क्योंकि सीक्वेंशियल इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। जो अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, जो जाइगोट बन रहा है, ठीक है, जो टू यहाँ पे जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट आगे क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो बनाता है। ओके, ये एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो डिवीजन करके एम्ब्रियो जब आगे ग्रोथ करता है, एम्ब्रियो के बाहर से क्या है, ये जो कवरिंग है, जो सेल्स है किसकी है, ये कोटिंग है किसकी, सीड की, मतलब ओव्यूल की है। तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। अब ओव्यूल के बाहर क्या है, ये ओवरी की है। ठीक है, ये ओवरी कन्वर्ट होती है किसमें, फ्रूट में। ठीक है, ध्यान रखना, ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड एंड जाइगोट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। और इसी एम्ब्रियो से सूट सिस्टम, ठीक है, सूट सिस्टम मतलब प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर जो आगे ऊपर बनता है, और रूट सिस्टम, ठीक है, दोनों किससे बनते हैं, वो एम्ब्रियो से बनते हैं। सूट सिस्टम बनता है प्लीम्यूल से, और रूट सिस्टम बनता है किससे, रेडिकल से। ठीक है, रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम। ओके, ये सूट सिस्टम किससे बनता है, प्लीम्यूल से बनता है। ठीक, तो ये देखने को मिलता है हमें किसमें, प्लांट में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको क्या क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू द सीड, एंड जाइगोट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। ओके, और ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, ओवरी राइपन होने लगती है, स्टोरेज करने लगती है, जो फ्रूट फॉर्म होने लगता है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द फूड चेन गिवन इन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखो यहाँ पे फूड चेन दे रखी है, लीफ दे रखा है, कैटरपिलर, कैमलियन, स्नेक और मैंगूज। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी फूड चेन दे रखी है, जिसमें ट्रॉपिक लेवल कितने, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 ट्रॉपिक लेवल का ये दे रखा है। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है एनर्जी के लेवल। ठीक, मतलब ये अपने आप में एक क्या है, सोर्स है एनर्जी का। ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म है, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। किसी भी फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म जिस स्टेज में बिलोंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ट्रॉपिक का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे होता है एनर्जी। तो ये अपने आप में एनर्जी का सोर्स है ना, तो इसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाले कर रहे थे।
क्वेश्चन नंबर ए क्या, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 100 जूल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि अगर ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, तो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल थर्ड कौन सा हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो कैम्ब्रियन वाला जो है वो कौन सा थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। वो कह रहा है कि अगर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में 100 जूल ऑफ एनर्जी है तो प्रोड्यूसर लेवल पे, इस लेवल पे कितनी एनर्जी होगी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और जस्टिफाई भी करना है आपको अपना आंसर को। तो देखो बेटा, एक रूल याद रख लेना, कौन सा, 10% रूल, ठीक है, ये 10% जो रूल है इसको याद रख लेना आपको। ये इससे आप आपके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ट्रॉपिक लेवल है और इसके बाद वाले जो ट्रॉपिक लेवल है उनकी भी आप एनर्जी बता सकते हो, इससे पहले जो ट्रॉपिक लेवल है इसकी भी एनर्जी आप बता सकते हो। इससे अगर आगे की एनर्जी पूछेगा, मतलब आपको इससे जो फर्दर जो ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ और फिफ्थ जो है, अगर इनकी पूछेगा ना, तो आपको क्या करना है, इससे देखना है कि कौन से ट्रॉपिक लेवल से आपको पूछ रहा है। अगर वो ये थर्ड को दिया आपको, अगर आपको फोर्थ का पूछेगा तो आप इसे सिंपली जो आपको वैल्यू दी है उसको आप 10 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 10 से डिवाइड करोगे तो आगे एनर्जी जो है वो आपको पता लग जाएगी। 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 10, 100 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसमें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में 10 जूल ऑफ एनर्जी रहेगी। इससे आगे फिर इसको अगेन 10 से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इसमें आएगी, फिफ्थ में आएगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होती है ट्रॉपिक लेवल के बढ़ने से एनर्जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। कितनी कम होती है, वो 10% एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर आपको मान लो कि इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले जो ट्रॉपिक लेवल आते हैं उनसे एनर्जी पूछेगा, तो आपको क्या करते जाना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, 100 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मैथ इसमें होगी, बट आपको मैं उसको आपको सपोज दैट एक्स इस उससे नहीं बता रहा हूँ, बट आंसर में आप इसको कर भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल की एनर्जी आपको दी है कितनी, 100 जूल, ओके, और आपको कौन सा बताना है, फर्स्ट का बताना है, फर्स्ट का बताना है। तो आप क्या करोगे, पहले सेकंड का निकालिए। सेकंड को निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बोला कि 10 से मल्टीप्लाई करते रहो। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ठीक। अब फिर से ये तो हो गया सेकंड का कितना जूल ऑफ एनर्जी हो गया, 1000 हो गया। अगेन इसको क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा कितना, 10,000, ठीक है, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी किसकी रहेगी, प्रोड्यूसर की रहेगी। क्लियर। 10% लॉ याद रखना ऑलवेज। 10% लॉ में जो अपकमिंग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो ट्रॉपिक लेवल होगा उससे जितनी भी एनर्जी आपको दी है वो डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, और अगर उससे पहले पूछा जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखो क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू हैव द 2 मोर ट्रॉपिक लेवल इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कौन सा, ये है स्नेक वाला, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसमें पॉसिबल है कि हम 2 और ट्रॉपिक लेवल ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है, इस फूड चेन में फोर्थ ट्रॉपिक लेवल से जस्ट बिफोर, थोड़ा पहले यहाँ पे एक ट्रॉपिक लेवल ऐड करते, तो ये कौन से ट्रॉपिक लेवल में पहुंच जाएगा, 6 में पहुंच जाएगा। तो ये पॉसिबल है, तो आंसर को जस्टिफाई भी करना है आपको, ठीक है। देखिए अभी आपको ही बोला कि यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितनी थी, 100 जूल थी। अगर ये 6 पे जाता है तो इसमें एनर्जी कितनी जाएगी, देखिए अगर ये फिफ्थ में कितनी एनर्जी जाएगी, वो 10 जाएगी। इससे आगे कितनी एनर्जी जाएगी, 1 जाएगी, ठीक है। ये थर्ड पे था, फोर्थ, फिफ्थ। अब 6 में कितनी एनर्जी जाएगी, 0.1 इतनी एनर्जी जाएगी। इसको 10 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखिए अब, और जो लास्ट में टॉपिक लेवल है ये मैंगूस, इसके बाद में कितनी एनर्जी जाएगी, ये 0.10 से और डिवाइड कर दो, 0.01, ठीक है। तो ये सफिशिएंट एनर्जी नहीं है इसके लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि भैया इतना लंबा कोई फूड चेन होगा उसको तो एनर्जी मिलेगी नहीं, ट्रॉपिक लेवल की जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसके पास एनर्जी पहुंचेगी नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड द 2 मोर ट्रॉपिक लेवल जस्ट बिफोर द कैम्ब्रियन। क्यों नहीं है, क्योंकि एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी। किसके लिए एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी, जो फर्दर ट्रॉपिक लेवल है उनके लिए एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन। तो आपको ये बताना है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या पर्पस होता है यूरिन बनने का ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, और उस ऑर्गन का नाम बताना है जो स्टोर करता है यूरिन को और जो रिलीज करता है यूरिन को। सो बेसिकली पर्पस क्या है बेटा, पर्पस है नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करना, रिलीज करना बॉडी से, ठीक है, बॉडी से क्या करना, रिलीज करना, और ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। बॉडी से रिलीज करने का मतलब है नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड। और ये कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, ठीक है। तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, जब रिमूव करते हैं तो यूरिन तभी फॉर्म होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट किसमें, वाटर के साथ में क्या होता है, मिक्स हो जाता है तो यूरिन बन जाता है। यूरिक एसिड और यूरिया जो होते हैं वाटर में मिक्स हो जाते हैं, क्या फॉर्म हो जाता है, यूरिन फॉर्म हो जाता है। किससे, ब्लड का। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, ठीक हो गया। तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूरिन की फॉर्मेशन होना जरूरी है बॉडी में, ठीक है। तो ये पर्पस हो गया। अब बात करते हैं कि ऑर्गन कौन सा होगा जो स्टोर करता है। तो ऑर्गन कौन सा होता है जो स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर ये ऑर्गन है जो स्टोर करता है, ठीक है। और जो रिलीज करता है वो कौन सा होता है, वो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा क्या करता है, रिलीज करता है। यूरेथ्रा मेल में कॉमन पासेस का काम करता है, ठीक है, जो यूरिन को रिलीज करता है, यूरिन और स्पर्म को रिलीज करता है, और फीमेल में यूरेथ्रा यूरिन को ही रिलीज करता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन का है, ये हेरिडिटी चैप्टर का ये क्वेश्न है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है गर्ल चाइल्ड और एक बॉय चाइल्ड की फैमिली में, तो कितनी चांसेस होती हैं भाई, 50% चांसेस होती हैं, ठीक है। 50% चांसेस होती हैं एक गर्ल चाइल्ड और एक बॉय चाइल्ड की। तो ये जरूरी नहीं कि गर्ल ही होंगी या फिर बॉय होंगे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं, देखो कितने क्रोमोसोम होते हैं, पेयर कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग में, होते हैं 46। तो 46 में से आउट ऑफ 23 पेयर में से 22nd पेयर तक का जो क्रोमोसोम होते हैं
ईयर्स तक का जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है, ऑटोसोम या फिर सोमेटिक क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, सोमेटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। ये सेम होते हैं, मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। लेकिन जो लास्ट पेयर है 23rd पेयर है, जो है 23rd पेयर जो क्रोमोसोम है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ओके, ये सेक्स क्रोमोसोम या फिर एक और नाम इसको ये लिख लेना, इसको हम बोलते हैं एलोसोम, एलोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। तो ये ही डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसमें भी जो फीमेल होती है, ठीक है, मेल और फीमेल में जो हम किससे डिटरमाइन करते हैं, एक्स एक्स, एक्स एक्स किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और हम एक्स वाई किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो फीमेल होती है तो वो तो सेम ही गैमेट बनाती है ना, वो तो सेम पेयर रखती है, तो सेम ही गैमेट बनेगी। और जो मेल होता है वो दो डिफरेंट गैमेट बनाता है, एक तो वो एक स्पर्म सेल वो जिसका लास्ट क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स होगा, और दूसरा वो स्पर्म सेल जिसके लास्ट क्रोमोसोम क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो अगर पॉसिबिलिटी देखो, पॉसिबिलिटी कितनी है, अगर ये जो एक्स सेल है अगर वो इस स्पर्म सेल के साथ में फ्यूज होता है तो क्या बनेगा, एक्स एंड एक्स, ठीक है, और एक्स एक्स किसको डिनोट करता है, ये फीमेल को डिनोट कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर ये जो ओवम सेल है इस स्पर्म सेल से फ्यूज होता है, यहाँ से फ्यूज होता है, तो क्या कंडीशन होगी, एक्स एंड वाई कंडीशन होगी, और एक्स और वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मेल के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसकी बारी है, इस एक्स सेल की बारी है। अगर ये एक्स सेल इस स्पर्म सेल से फ्यूज होता है तो एक्स एक्स अगेन, और अगर यही स्पर्म सेल इस वाई से फ्यूज होता है तो क्या होता है, एक्स वाई होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ये क्या होगा, ये बॉय होगा, ये क्या होगा, ये गर्ल होगी, ठीक है। तो देखो काउंट करो 1 2, ठीक है, और एक बॉय यहाँ 1 और 2, तो 50-50% चांसेस हुए ना यहाँ पे, गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के, ठीक है। तो ये डिसाइडेड कौन है, किस पे डिसाइडेड है, ये मेल के क्रोमोसोम पे डिसाइडेड है, एक्स एंड वाई पे डिसाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने चांसेस होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो एक्स और वाई है यही डिटरमाइन करता है मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक। तो कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी रहती है, 50%, 50% गर्ल चाइल्ड और 50% बॉय चाइल्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस इन अवर बॉडी। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन अवर डाइट बाय द डॉक्टर, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी, ठीक है। ये कह रहा है कि डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि जो सॉल्ट है वो कैसा होना चाहिए वो आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए, एक मिनट ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए हमारी डाइट में, एक मिनट बेटा, ठीक है। देखिए आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए बॉडी में, ठीक है, वो उसी को हमें डाइट में लेना चाहिए। क्यों ऐसा लेना चाहिए भाई, आयोडाइज सॉल्ट को ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है, और आयोडीन किसके लिए जरूरी होता है, आयोडीन होता है थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रेट होने वाला हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन के सिक्रेशन के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। तो जब भी हम सॉल्ट का यूज़ करें, कौन से सॉल्ट का यूज़ करें, आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करें। आपने देखा होगा पैकेट में लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, या फिर आयोडाइज सॉल्ट लिखा होता है इंग्लिश में। ये किसके लिए जरूरी होता है, ये सिक्रेशन के लिए जरूरी होता है, किसके थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, ओके, प्रोटीन एंड फैट, इनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब इनके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इनके रेस्पिरेशन में, कंप्लीट ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। कौन, थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है थायरॉइड ग्लैंड से, थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है क्लियर। इसीलिए डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप आयोडाइज सॉल्ट का ही यूज़ करा करें, ठीक है। अगर मान लो कि आयोडीन आप यूज़ नहीं करते हो तो जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो इंडिविजुअल है उसमें एक डिजीज हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे नेक जो होती है हमारी एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा एक आउटग्रोथ बाहर को हमें देखने को मिलती है, उस डिजीज को हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है, गोइटर। तो इससे बचने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। सो आई होप कि इसका आंसर क्लियर हो गया होगा आपको कि डॉक्टर हमें इसलिए एडवाइस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन जो है ये जेनेटिक्स का है, ध्यान से समझिएगा इसे। फिगर ए टू डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द ईयर लोब प्रेजेंट इन अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ द 2 चिल्ड्रन संदीप एंड ममता एंड देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, ईयर लोब। ईयर लोब का मतलब ये जो कान जो आपकी जो ईयर होती है इसके जो नीचे जहाँ पे जो पार्ट लटका हुआ पार्ट होता है, जहाँ पे आप ये ईयर रिंग पहनते हैं, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं ईयर रिंग पहनते हैं, बॉयज़ भी पहनते हैं वैसे, ओके। तो वो ये इस करेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग यहाँ पे, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अटैच, बिल्कुल स्किन पे ही अटैच हुआ रहेगा ऐसे, ठीक यहाँ पे आपको टाइप भी देखें, ओके। और एक क्या होता है, एक फ्री होता है, फ्री मतलब हल्का सा नीचे को क्या होगा, ऐसे लटका हुआ होगा ऐसे, ठीक है, स्पेस होगा उसमें थोड़ा सा, ओके। और एक होता है बिल्कुल स्किन पे ही अटैच हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक दिखा रखे हैं वो संदीप के फादर का, संदीप का, और संदीप की मदर का, और संदीप की सिस्टर ममता का। थोड़ा जो फोटोग्राफ है वो क्लियर नहीं है इसमें क्योंकि प्रिंट आउट है क्वेश्चन पेपर का। देखिए इसमें पूछा क्या गया आपसे, आप excited his observation of the different type of earlobe present in his family. Sandeep conduct a survey of the type of earlobe found in figure E and F, 2 टाइप के इसको earlobe मिले थे, इसके बेसिस पे उसने क्या करा, सर्वे कंडक्ट करा अपनी क्लास में, इन हिज क्लासमेट। ही फाउंड 2 टाइप ऑफ earlobe इन हिज क्लासरूम एज पर द फ्रिक्वेंसी गिवन बिलो। अब यहाँ पे उसने डाटा रखा उस जो सर्वे का कि जो मेल होते हैं, मेल हैं उसकी क्लास में, उनके फ्री earlobe 36 के हैं और अटैच के 14 हैं, जो फीमेल है उनमें 31 के फ्री हैं और अटैच वालों के कितने हैं, वो 19 नंबर हैं, ठीक है। तो ये सर्वे किया अपनी क्लासरूम में उन्होंने, किसने, संदीप ने। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है यहाँ पे, वो देखिए विच ऑफ द 2 करेक्टरिस्टिक फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब
अपीयर टू बी डोमिनेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा जो करेक्टरिस्टिक इन दिस केस एंड वाई, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक जो है फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब में कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट नहीं है। तो कभी भी अगर आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, 12th के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, 12th में थोड़ा और डीप में चले जाएगा, ठीक है। 10th के अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसा डाटा दिया रहेगा, ठीक है, तो लॉ ऑफ मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अकॉर्डिंग आप चलना, इन दोनों को जोड़ लो, प्लस कर लीजिए, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो डोमिनेट हो जाएगा सीधे सीधे एक पॉपुलेशन में। तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों तो कम लग रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका नंबर ज़्यादा ही आएगा। तो जो फ्री ईयर लोब है उनका नंबर कितना आ रहा है 7 और 3 3 6 67 आ रहा है, ठीक है, 67 नंबर आ रहा है। तो 67 इनका ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा, ये फ्री एयर लोब वाला है। तो फ्री एयर लोब वाला करेक्टरिस्टिक क्या है, वो जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, आउट ऑफ 2 में से। क्यों? क्योंकि मोर पीपल्स जो हो रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं इस अब डाटा में, इस केस में, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी, देखो क्या कह रहा है, इन दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री एयर लोब लिंक्ड विद द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गिव रीजन ऑफ फॉर योर आंसर। ये कह रहा है कि अगर ये जो ये जो फ्री एयर लोब है ये क्या सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल उससे रिलेट कर रहा है कि मेल में जाएगा फीमेल में जाएगा, ऐसा है कुछ है? तो बिल्कुल नहीं, ये सेक्स पे सेक्स क्रोमोसोम पे इन्वॉल्व नहीं रहता है। फ्री एयर लोब जो करेक्टरिस्टिक है बेटा, ये किसके लिए है, ये हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम पे रहता है, ये हमारे एक्सटर्नल फीचर के लिए, सेक्स से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट से लेकर के 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे ही लिंक रहेगा ये करेक्टरिस्टिक, ये सेक्स को डिटरमाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। ये बिकॉज दिस करेक्टरिस्टिक इज नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर सेक्स पे डिसाइड नहीं करता, आप इससे बोल सकते हो। ओके ओके क्या बोलोगे आप लोग इसमें कि ये जो करेक्टरिस्टिक है, सो दिस करेक्टरिस्टिक इज नॉट इन्वॉल्व इन द नॉट लिंक विद द सेक्स क्रोमोसोम बिकॉज दिस करेक्टरिस्टिक इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये जो जीन है इसका, वो सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक नहीं होता है, इसलिए ये इसमें लिंक नहीं करेगा, किसमें, सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक नहीं करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें। अटैम्प्ट आइदर सब पार्ट सी और डी, या तो सी को अटैम्प्ट करना है आपको या तो डी को अटैम्प्ट करना है। थोड़ा सा इसमें बेटा ये क्लियर नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करके बता दूँ इसमें। एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन पेपर? क्वेश्चन पेपर में भी सही से दिख नहीं रहा, ध्यान से देखिए। चलिए मैं बोल दे रहा हूँ फिर भी। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, सी वाला, ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये वाला। व्हाट टाइप ऑफ द ईयर लोब, व्हाट टाइप ऑफ द ईयर लोब प्रेजेंट इन द फादर मदर संदीप, फादर एंड मदर ऑफ संदीप, ठीक है, संदीप एंड हिज सिस्टर ममता, किस टाइप का ये लोग प्रेजेंट है फादर में, मदर में और संदीप में और उसकी बहन में ममता में, ठीक है। राइट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ईच ऑफ दीज आगे क्या लिखा है, फैमिली मेंबर विच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक इन दिस फैमिली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका जो कह सकते हैं आप कि जो प्रिंट है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा सही से नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी मैंने पढ़ दिया। ये कह रहा है कि ममता, संदीप, मदर और फादर का कौन सा करेक्टरिस्टिक होगा, किस टाइप का ईयर लोब होगा प्रेजेंट उसमें, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और ये कह रहा है कि ऑफ द ईच ऑफ दिस फैमिली मेंबर विच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक करेक्टर इन दिस फैमिली, कौन सा यहाँ पे इनहेरिटेंस पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम वापस से डायग्राम पे चलते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम तो क्लियर उतना नहीं है, बट अगर मैं संदीप का देखूं और ममता का देखूं थोड़ा, ठीक है, ममता का भी यहाँ पे देखें थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे को दिख रहा है हमें ईयर लोब, और ये संदीप है, संदीप का बहुत क्लियर कट है, इसमें अटैच हो रखा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ना इसका जो आंसर है बेटा, ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर क्लियर नहीं है। तो संदीप का अगर अटैच्ड है और इसके फादर का ना, इसमें जो आंसर है फादर का ईयर लोब भी है फ्री वाला, ठीक है। अब चलो मैं आपको ऐसे बता दूँ, इसमें संदीप का अटैच रखा और फादर का कैसा है, फ्री ईयर लोब है, ओके। और अभी हमने बात करी थी कौन सा करेक्टरिस्टिक इसमें डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट कौन सा है, फ्री ईयर लोब वाला है। तो अटैच्ड वाला क्या हो जाएगा, सीधे सीधे रिसेसिव आ जाएगा। अगर संदीप का अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड कौन सा है, फ्री सॉरी रिसेसिव वाला है ना, स्मॉल एफ से इसे डिनोट करेंगे, और कैपिटल फ्री वाले को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो संदीप की जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या होगा, पहले उसकी बात करें। अगर संदीप का अगर ये है अटैच्ड वाला ईयर लोब है, तो उसकी मदर और फादर का जो है वो अगर फ्री वाला है, तो वो दोनों कंडीशन कैसी जाएंगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कौन सी कंडीशन में जाती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जाएंगी, ठीक है। तो मदर भी फ्री ईयर लोब वाली है इसमें। इसका जो आंसर है बेटा वो, क्योंकि अभी क्लियर नहीं दिख रहा ना, फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, बट मैं डायरेक्टली आंसर बोलूँ इसका आपको। इसका जो मदर और फादर जो है वो फ्री ईयर लोब वाले हैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन में। उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है क्या होगा, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, और मदर का भी कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। उसके उसी हिसाब से तो ये जो संदीप है उसका जो अटैच्ड ईयर लोब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ममता है, मतलब जिनकी सिस्टर है संदीप की, उसका जो ईयर लोब होगा वो कैसा होगा, वो फ्री ईयर लोब है। अब वो कैपिटल एफ भी हो सकता है और कैपिटल एफ स्मॉल एफ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके ये देखने को मिलेंगे। तो आउट ऑफ आप कह सकते हो कि 4 जो है, 3 जो है वो क्या है, वो फ्री ईयर लोब वाले हैं, फ्री ईयर लोब वाले हैं, ठीक है, ईयर लोब वाले। और जो 1 है संदीप जो है वो क्या है, अटैच्ड ईयर लोब वाला है, ओके, अटैच्ड ईयर लोब। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है 3:1, ठीक, क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये कह रहा है डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें वरुण पेरेंट्स हैव द अटैच्ड ईयर लोब, व्हाट टाइप ऑफ द ईयर लोब कैन बी सीन इन द वरुण एंड हिज सिस्टर पूजा। फिर कह रहा है आगे, एक सेकंड, एक्सप्लेन बाय द गिविंग द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ऑल। अब अभी हमने बात करी बेटा, अटैच्ड ईयर लोब क्या है, वो रिसेसिव है,
तो अगर उनके पेरेंट्स का रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है, जब दोनों एलील्स होते हैं क्या हो, रिसेसिव कंडीशन में हो, तो रिसेसिव तो तब एक्सप्रेस होगा ना। और खुद ही कह रहा है कि इनके पेरेंट्स को जो है अटैच्ड ईयर लोब वाले हैं, तो दोनों अगर अटैच्ड ईयर लोब वाले हैं तो इनके बच्चे भी क्या होंगे, सबके सब वो भी अटैच्ड ईयर लोब वाले होंगे, ठीक है। तो वरुण का भी जो जेनेटिक आप कह सकते हो कि जीन कॉम्बिनेशन होगा वो स्मॉल एफ होगा, और इसकी जो बहन होगी पूजा उसका भी क्या होगा, स्मॉल एफ होगा, और जो पेरेंट्स होंगे उनका भी स्मॉल एफ होगा। वाई? बिकॉज द अटैच्ड ईयर लोब इज द रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक कब एक्सप्रेस करता है, कब शो होता है, व्हेन द बोथ द एलील इन द रिसेसिव कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सही करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये है, ठीक है। गिवन बिलो आर द सर्टेन सिचुएशन, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इंपैक्ट ऑन अ पर्सन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए, टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि जो टेस्टिस होते हैं मेल बॉय में, अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्क्रोटम रीजन में नहीं उतरते हैं, नहीं आते हैं, तो तब क्या होगा, तो तब क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी हमें, उसके में जो मेल होगा अगर उसमें स्पर्म उसके टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम पर नहीं आ रहे, तो जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वो होगी नहीं इसमें, ठीक है। इनफर्टिलिटी हमें देखने को मिलेगी, जो मेल होगा वो स्पर्म फॉर्म नहीं कर पाएगा, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जो मेल हैज़ द इनफर्टाइल, ठीक है। मेल कैसा होगा, मेल इनफर्टिलिटी शो करेगा, ठीक है, इनफर्टाइल होगा, ठीक। मेल विल बी द इनफर्टाइल, ठीक है, स्पर्म फॉर्म नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में, ठीक हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। अगर वास्ट डिफरेंस क्या होता है, वास्ट डिफरेंस ट्यूब है ना जो किसको कनेक्ट करती है, वो एपिडिडाइमस और इजैकुलेटरी डक्ट पे जाकर ओपन होती है, आगे से आगे यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो इस स्पर्म को कैरी करके लाती है एपिडिडाइमस से कहाँ तक का, यूरेथ्रा तक का, या इजैकुलेटरी डक्ट तक का। अगर ये प्लग कर दी जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सर्जिकल मेथड में बात करी थी ना। तो वास्ट डिफरेंस को हम क्या करते हैं, कट करके प्लग कर देते हैं, उसको टाइट कर देते हैं। तो अगर ऐसी कर देंगे तो होगा, स्पर्म बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। स्पर्म प्रोड्यूस तो होंगे, स्पर्म फॉर्म तो होंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएंगे, बॉडी से बाहर इजैकुलेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वैसेक्टोमी हमने बोला था इस कंडीशन में, वैसेक्टोमी हम बोलते हैं वो परफॉर्म हो जाएगी, मेल अपने स्पर्म को रिलीज नहीं कर पाएंगे इस कंडीशन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल आर नॉट फंक्शनल। अगर प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है मेल में, अगर वो फंक्शनल नहीं होंगे तो तब क्या होगा, तो तब प्रोस्टेट क्या करता है, मिल्की फ्लूइड रिलीज करता है, और सेमिनल वेसिकल क्या करता है, ये विस्कस फ्लूइड रिलीज करता है। और दोनों क्या फॉर्म करते हैं, दोनों अगर ये जब रिलीज होता है किसमें, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये सीमेन फॉर्म करते हैं, ठीक है, सीमेन फॉर्म करता है। और यही सीमेन जो होता है वो स्पर्म सेल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सीमेन फॉर्म नहीं होगा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल अपना सेक्रेशन ऑफ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो सीमेन की फॉर्मेशन नहीं होगी, स्पर्म सेल जो होंगे वो मोटाइल नहीं हो पाएंगे, वो एग सेल तक रीच नहीं कर सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे फीमेल की बॉडी के अंदर, और ना ही उनको नरिशमेंट मिल पाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फीमेल। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा ह्यूमन फीमेल में तो तब क्या कंडीशन होगी, ह्यूमन फीमेल में अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगी, उस केस में क्या होता है, ये तो एवरी मंथ हमें देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल बी बिगिन, ठीक है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन द ह्यूमन फीमेल, ओके। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली, ठीक है। अगर प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस पर अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, अटैच नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। तो प्लेसेंटा क्या, प्लेसेंटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना एम्ब्रियोनिक को, एम्ब्रियो को, जो जाइगोट जब ब्लास्टोला स्टेज पे जाता है, देन उसके बाद में यूट्रस पे जाकर के इम्प्लांट होता है, ठीक है। यूट्रस पे जाकर के इम्प्लांट होता है। आफ्टर द इम्प्लांटेशन एक कवरिंग, एक लेयर और फॉर्म होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो एम्ब्रियो जो मदर के ब्लड से और मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिशन लेता है वो किसके थ्रू लेता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। अगर अब आप कह सकते हो कि अगर ये अटैच नहीं होगा यूट्रस पे प्रॉपर तरीके से, तो एम्ब्रियो अच्छी तरीके से क्या होगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, और ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा आगे चल के, ठीक है। तो एम्ब्रियो यहीं पे क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। तो एम्ब्रियो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में। तो क्वेश्चन नंबर ई भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और में है, या तो आपको ये 5 करने हैं 1-1 नंबर के हैं, या तो आपको ये 3 करने हैं, ये 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का, ये 1 मार्क्स का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग ग्रेप्स और बनाना प्लांट थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रेप्स और बनाना को हम जो ग्रो करते हैं उसके 2 एडवांटेज आपको बताने हैं, क्या एडवांटेज हो सकते हैं उसके। सो एडवांटेज क्या होगा बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल मोड का एक टाइप है जिसमें हम प्लांट का कोई भी पार्ट एक्सेप्ट द फ्लावर को छोड़ करके उससे हम होल प्लांट वापस जनरेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, और उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं, ठीक है। सो ग्रेप्स और बनाना, ये अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से करें तो क्या होगा, ये फास्टर मोड होगा, ओके, फास्टर मोड है रिप्रोडक्शन का, फास्टर ग्रो होगा, वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है, वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन, ठीक है, इसमें देखने को नहीं मिलेगा, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा इसमें, ओके। और जो हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, ठीक। तो इतने सारे हमारे पास में बेनिफिट्स हैं, आप कोई भी बेनिफिट्स में लिख सकते हो इजीली, ठीक है। तो ट्रेड जो होगा, जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट में, वो सेम एज इट प्रिजर्व रहेगा, आगे कोई इसमें वेरिएशन नहीं आएगा। दूसरा क्या होगा कि ये फास्टर मोड है, इसमें आपको जल्दी से जल्दी आपको क्रॉप देखने को मिल जाएगी आगे को, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, अ पोटैटो इज कट इनटू अ number of the small pieces. These pieces are then placed only on wet cotton kept in a tray. After the few days some of the potato pieces give rise to the fresh green shoot and root pie. ठीक है, पोटैटो लिया, पोटैटो के हमने स्मॉल पीसेस कर दिए इन स्मॉल पीसेस को हमने किस में लिया, कॉटन में,
कहाँ लिया, हाँ, एक वेट कॉटन में लिया और कैप्ट इन अ ट्रे, एक ट्रे में हमने इसको रख लिया, ठीक है, कॉटन में लपेट करके ट्रे में रख दिया। ओके, अब इनमें से कुछ जो पीसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सूट और रूट को डेवलप कर रहे हैं और कुछ जो हो रहे हैं वो डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो वो जो पीसेस हैं, पोटैटो के जो पीसेस हैं, पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है, स्टोरेज फूड जो स्टोर होता है वो स्टेम होता है और उसी को हम लोग फूड के तौर पे फीड करते हैं। स्टार्च सारा का सारा कहाँ पे हो जाता है स्टोर, वो स्टेम में हो जाता है और वही सॉइलेंट पार्ट बन के आता है और जिसको हम अपने फूड के तौर पे ले लेते हैं, वो पोटैटो होता है, ठीक है। उसके स्मॉल पीसेस हमने करे। अब हर पीस में क्या होता है, जो पीस में सूट और रूट डेवलप हुआ है उस पीस में क्या होगा, पोटैटो आई होगा, ठीक है, और उसी आई के थ्रू, उसी बर्ड के थ्रू, उसी आई के थ्रू क्या डेवलप होता है, सूट और रूट सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। पोटैटो में ध्यान रखना, पोटैटो की जो ग्रोइंग होती है किससे होता है, वो स्टेम से होती है। तो स्टेम का रूट और शूट किससे डेवलप होता है, पोटैटो की आई से डेवलप होगा। तो जिस पीस में पोटैटो आई होगा उस पीस में ही वही क्या होगा, यहाँ पे जर्मिनेट हुआ होगा, और जिस पीस में वो नहीं होगा, पोटैटो आई नहीं होगा, उस पीस में हमें जर्मिनेट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, पोटैटो आई, ठीक है, ठीक है। और बर्ड डेवलप, जिसमें बर्ड होगा, आई बर्ड बोल सकते हो आप या बर्ड्स बोल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लास्ट क्वेश्चन है का देखिए, ड्रॉ द वेरियस स्टेज ऑफ द बाइनरी फिजन ऑफ द लेशमीनिया, ठीक है। लेशमीनिया कालाजार डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग में। अब ये लेशमीनिया का आपको बाइनरी फिजन दिखाना है, ठीक है। तो वर्टिकल फिजन आपको क्लास उसमें भी है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है, चैप्टर 8 का है, हाउ टू ऑर्गन रिप्रोड्यूस का। तो लेशमीनिया देखिए, ये ऐसा कुछ डायग्राम होगा उसमें, ये फ्लैजेला निकला हुआ होगा, आगे स्टेजेस थोड़ा सा वाइडर जाएगा फ्लैजेला। नेक्स्ट स्टेज में ये हल्का सा ऐसे डिवाइड होगा, आप इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, अभी मैं इसमें शो कर दूंगा, और फ्लैजेला 2 होने लगेंगे। लास्ट स्टेज में क्या होगा कि ये ऐसे कंप्लीटली आपको ऐसे 2 देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ये फ्लैजेला, ये भी फ्लैजेला। लास्ट स्टेज में ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेशमीनिया के। तो ये था क्वेश्चन पेपर, अब इसके आंसर्स देख लीजिए और आप, सो ये है आंसर, ये देख लीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 से आंसर है 11, ओके। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ये लास्ट का आंसर। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।